बच्चों, नीट स्पेशल सीरीज का आपका आज का प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए आपके उस्मानी सर, आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में। तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, कह रहा इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नली कहते हैं हिंदी में, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1.010 पावर 18, while the number of electrons drifting in opposite direction across the another cross section is 2.710 power 18 per second. If the supply voltage is 230, what is the effective resistance of the tube? तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिगर से। अब हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस में हमने एक सप्लाई वोल्टेज रखा है भी 230 वोल्ट का, और इस सेक्शन से एक तरफ से हाइड्रोजन आयन क्रॉस कर रहा है, दूसरे से इधर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। तो कहा जाता है कि किसी भी सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा, इधर से उधर करे या इधर से इधर करे, जब हमें इसके अक्रॉस में करंट की बात करेंगे तो ये टोटल चार्ज को हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे किसी सेमीकंडक्टर में बच्चों, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के किसी भी सेक्शंस को आप अगर देखोगे तो एक साइड से होल जाता है, होल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जब इस सेक्शन के अक्रॉस में हम करंट की बात करते हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के जो कारण जो करंट होता है उस दोनों के सम, टोटल अलजेब्रिक सम को इसके अक्रॉस का हम करंट कहते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी लागू होता है। तो अब ये डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस में टोटल करंट कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो इधर की तरफ चार्ज कितना जा रहा है, देखो कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जा रहा है, 10 पावर 18। तो 10 पावर 18 और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज इतने आपको प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज इतना है, तो टोटल चार्ज इतना हुआ, और ये टोटल चार्ज पर सेकेंड जाता है, यानी चार्ज पर सेकेंड जो होता है इसको हम करंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के साथ जो करंट इतना हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो इतना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है 2.7 इंटू 10 पावर 18, और एक प्रोटॉन पे चार्ज हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, मैग्नीट्यूड 1.6 10 पावर -19, ये हो गया चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल करंट हमें इतना मिला। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 18 इंटू 10 पावर 19 -19, इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2.7, 1.6 और 1.6 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में 1.6 हमने कॉमन ले लिया, 10 पावर 18 1.6 10 पावर -19 पूरा कॉमन, तो यहाँ से यहाँ पूरा कॉमन आउट हो गया, तो बच्चा कुछ नहीं 1, और यहाँ से कॉमन आउट हो गया 10 पावर 18 1 पावर 6 10 पावर -19, तो ये हो गया 2.7। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, 1.6 इंटू 2.7 प्लस 1 बच्चों, तो ये हो जाएगा 3.7, तो ये हो गया 3.7। अब 10 पावर यहाँ पे ये 18 है, 18 और ये, तो यहाँ 10 पावर -1 बच गया। अब ये करंट हो गया हमारा, और अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज सप्लाई है वो 230 वोल्टेज का है, तो हमें V = IR का यूज करेंगे, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रेजिस्टेंस = V/I हो जाएगा, और V का वैल्यू है 230 और करंट का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 3.7 इंटू 10 पावर -1। अब इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, रफली ये लगभग जो है
3.8 या 9 के आसपास हो जाएगा, 10 पावर 2 रेजिस्टेंस है, ये ओम लगा दो। आप इसको डिवाइड कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across 200 volt battery in parallel and a resistance of 38. Find the value of the current in the circuit। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और इस बैटरी को हमने एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट करा है जिसका, और ये पैरेलल कनेक्ट करा है जिसका वोल्टेज है 200 और साथ में एक रेजिस्टेंस भी है। इस तरह का ये हमारा सर्किट है। इसको हम V1 कर देते हैं, ये है कितना 10 वोल्ट, और इसको V2 कर देते हैं, ये है हमारा 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है एक यहाँ पे और ये है 38 ओम। तो एक चीज यहाँ समझने का है बच्चों कि जब ये दो सेल लगा हुआ है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी करंट इधर देगा और ये जो उसका जो प्रोसीजर है ये भी इधर से करंट देगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो वोल्टेज है इस बैटरी का इससे बहुत कम है, तो इसको ओवरसीड करके ये करंट जो है इधर से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी इधर से करंट को ये भेज नहीं सकेगा, ये करंट इधर से देगा और इसको इधर से क्रॉस करते हुए इधर से वो सर्कुलेट करेगा। तो अब है कि इस वोल्टेज का ये अपोज करेगा, तो हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है हमको। तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना का है, एक्चुअली ये वोल्टेज है 200 का है ये, लेकिन उसको अपोज करता है 10 वोल्ट, उसको माइनस कर देंगे, एंड रेजिस्टेंस कितना है 38 है। अब ये हो जाएगा 190 अपॉन 38। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 अपॉन इतना और ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 5 एम्पियर। लिख लो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए इसलिए दिया गया था कि ये जो सेल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो कराएगा, ये इधर कराएगा। तो अब ये देखना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है वो उसको ओवरलुक करेगा। तो इसी को यहाँ समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग hollow tube is 10 centimeter and the thickness of its wall is 5 millimeter. If the specific resistance of copper be 1.7 10 power minus 5 ohm meter, then determine its resistance. चलो, the external diameter of 5 meter long hollow tube, देखो एक hollow tube है, एक ट्यूब है जो hollow है, hollow means खोखला है। ये है एक ट्यूब लिया हमने बनाया और यहाँ से एक ट्यूब बनाते हैं हम लोग, और ये जो है ना ये ट्यूब होलो है, इस तरह का है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई जो है ये टोटल 5 मीटर है। पहले समझ लो फिगर को। लॉन्ग हॉलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं, एक्सटर्नल रेडियस यानी सेंटर से यहाँ तक ये एक्सटर्नल रेडियस, इसको हम R2 मान लेते हैं। ये R2 है, डायमीटर है, डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर है बच्चों। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एक्सटर्नल। और उसके बाद वॉल का थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर है, यानी ये जो थिकनेस है ये थिकनेस 5 मिलीमीटर है। थिकनेस ये वाला थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये 5 मिलीमीटर है, इस तरह से। तो ये थिकनेस अगर 5 मिलीमीटर है तो हम लोग इसका अगर रेडियस अंदर का निकालेंगे, इसको ऐसे समझो, ये हमारा और ये इंटरनल है। अब यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हमारा R2 है 5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस, ये थिकनेस है यहां से यहां,
ये 5 थिकनेस इज 5 मिलीमीटर, ये थिकनेस है 5 मिलीमीटर। तो अब यहाँ से ये दूरी अगर घट जाए थिकनेस, तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा? इंटरनल रेडियस जिसको R1 कहते हैं, तो टोटल इसका जो थिकनेस, टोटल जो रेडियस यहाँ से यहाँ है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है। और इंटरनल जो उसका जो थिकनेस है, थिकनेस 5 है, तो थिकनेस को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसको ऐसा करके हम लोग राउंड शेप में रखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बाहरी रेडियस इसको R2 ले लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसको R2 कर देते हैं। उसके बाद ये थिकनेस उसका है 5 मिलीमीटर। तो अब ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर में ये थिकनेस अगर माइनस कर देंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, जिसको हम लोग R1 कहते हैं। तो R1 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में माइनस कर देना है हमको 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर में 5 मिलीमीटर माइनस करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे R2 हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर बनाते हैं, 10 पावर -2, ये मीटर हो गया। और R1 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटी बोले तो 10 पावर -2 मीटर हो गया, और उसमें माइनस हम करेंगे 5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 मिली 10 पावर -3, और ये हो गया मीटर, 10 पावर -3 ये हो गया मीटर। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको करते क्या है, इसको हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि 5 × 10 पावर -2, और यहाँ पे कर देते हैं डेसिमल स्पार कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 पावर -2, यानी हमने वैल्यू को कम कर दिया, डेसिमल इधर लाया तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर -3 में एक ऐड कर लोगे तो प्लस 1 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, 5 - 0.5 और 10 पावर -2 बाहर कर लिया, ये हो जाएगा 4.5 10 पावर -2 मीटर, ये इनर रेडियस हो गया। अब कह रहा है इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जो है वो दिया हुआ है 1.7 10 पावर -5 ओम मीटर, देन डिटरमिन इट्स रेजिस्टेंस, R निकालना है, R। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे आराम से, तो यहाँ से हमें R मिल जाएगा। चूंकि यहाँ R बराबर जो होता है वो होता है रो L/A, तो यहाँ तो रो हो गया आपको यहाँ 1.7 × 10 पावर -5, और L लेंथ हो गया 5 मीटर, अपॉन यहाँ पे एरिया। अब देखो यहाँ एरिया किसका होगा, देखो ये वाला पोर्शन में मटेरियल नहीं है, तो इसी वाले पोर्शन में जो मटेरियल है इसका हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। अगर पूरा एरिया अगर हमें रहता तो पूरा एरिया निकाल लेते, लेकिन ये एरिया नहीं है हमारा, तो इस पूरे एरिया में यानी πr² में अंदर वाला एरिया ये माइनस कर देना है πr1²। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, πr2² में से हम लोग कर देंगे πr1²। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना मांगता है, तो ये हो गया 1.7 और into 5 10 पावर -5 अपॉन पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 का वैल्यू है यहाँ पे 5 × 10 पावर -2, उस पर स्क्वायर है, इस पर क्या है, ये स्क्वायर है। उसके बाद
पाई को कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर, R1 का वैल्यू ये है बच्चों 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और करने के बाद रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इसको आप कर लोगे, आई डू होप के कैलकुलेशन है आपको खुद करना चाहिए, आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 milliampere is passed through a color code carbon register with first, second and third rings of yellow, green and orange colors. What is the voltage drop across the register? बच्चों एक कार्बन रजिस्टर है, एक कार्बन रजिस्टर है, इसके अक्रॉस में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं और करंट कितना है, करंट के बारे में दिया गया है, करंट कितना है, तो इसके अक्रॉस में करंट फ्लो कराया जा रहा है और करंट का वैल्यू है, करंट है यहाँ पे 2 × 10⁻³ एम्पियर, यहाँ मिली का मतलब 10⁻³ कलर कोड है, इसमें फर्स्ट रिंग है यानी B1 है फर्स्ट रिंग, उसके बाद B2 है सेकेंड रिंग और B3 है यहाँ पे थर्ड रिंग। तो B3 थर्ड रिंग, तो यहाँ पहले रिंग को अरेंज कर लेते हैं आप लोग, पहला रिंग बेंड, दूसरा बेंड और तीसरा बेंड। पहला बेंड जो है वो क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहला है येलो, दिस इज येलो एंड दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ऑरेंज। तो येलो का मतलब फर्स्ट डिजिट 4 हो गया, ग्रीन का कोडिंग वैल्यू है 5 और ऑरेंज का कोडिंग वैल्यू है 3। तो ये 10⁻³ थर्ड बेंड है, थर्ड बेंड 10 का पावर होता है 10⁻³। तो पहले बच्चों इसको आप लिख लो। अब यहां से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट 2 डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर है 10⁻³, ये इतना ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद कह रहा है करंट यहाँ पे दिया हुआ है, करंट का वैल्यू है यहाँ पे 2 × 10⁻³ एम्पियर। क्या मांगता है, वोल्टेज ड्रॉप V मांगता है, तो V = IR होता है। पहले करंट का वैल्यू लेते हैं बच्चों, करंट कितना है 2 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 4, 5, 10⁻+3। तो 10⁻³ 10⁻+3 10⁻0 यानी 1 हो जाएगा, 45 × 2 = 90 यानी 90 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है। कह रहा एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर, सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट विद अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कह रहा है हमारे पास एक आर्क लैंप है, थोड़ा फिगर में समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास आर्क लैंप है और ये ऑपरेट हो रहा है 80 वोल्ट सोर्स से। अब हमारे पास ये 80 वोल्ट का सोर्स है, ये 80 वोल्ट का, और ये ऑपरेट हो रहा है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है कितना 10 एम्पियर। ये आर्क लैंप है। अब इसको हमें 240 वोल्ट वाले सोर्स से ऐड करना। अभी वो 80 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा है, 10 एम्पियर करंट दे रहा है। अब इसको हटा के हमें 240 वोल्ट का सोर्स या बैटरी हमें इस्तेमाल करना है। तो कह रहा है कि ये कैसे कर पाओगे आप, एक मेथड सजेस्ट करना है कि ये 80 वोल्ट हटा के 240 वोल्ट अगर लगाओगे तो इसके लिए आपको या क्या क्या चेंज करना पड़ेगा और वो क्या करना पड़ेगा, वो कौन सा आप कंपोनेंट यहाँ इस्तेमाल करोगे जिससे कि ये आप उसको ऑपरेट करो 240 में। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा और वो कंपोनेंट कौन होगा और उस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ऐसा करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लोगे और उसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल फंडा है बच्चों, अगर हम इसी लैंप को जो 10 एम्पियर करंट से काम करना शुरू कर रहा है, अब इसे हमें
80 वोल्ट के बजाय 240 वोल्ट से अगर हमको ऑपरेट करना पड़े तो हमको रास्ते में सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आर्क लैंप डैमेज हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वोल्टेज यहाँ पे 240 वोल्ट का है, पहले कितना था 80 वोल्ट। और सर्किट में करंट चूंकि वो 10 एम्पियर करंट को ही वो बर्दाश्त कर पा रहा है, नहीं उतना ही करंट उस सर्किट में जाएगा। क्योंकि लैंप अगर उसमें ज्यादा चला गया तो मे बी कि वो लैंप वो आपको डैमेज हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो कह रहा है कि पहले जब हम 80 में इसको ऑपरेट कर रहा था तो इस लैंप का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये कॉइल है तो इस कॉइल का कोई रेजिस्टेंस तो होगा। तो इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर। पहले ये देखना है कि पहले इसका रेजिस्टेंस है कितना कॉइल का। तो हम यहाँ पे V इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो पहले केस में R का वैल्यू V अपॉन I हो जाएगा, इसको हमने स्मॉल r लिया है। तो स्मॉल r इक्वल टू वोल्टेज कितना है बच्चों 80 है और करंट कितना है 10 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा 8। यानी उसके अंदर जो कंपोनेंट है आर्क लैंप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो जो कॉइल का रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब हमने क्या करा, सीरीज में एक और रेजिस्टेंस हमने ऐड कर लिया, क्योंकि हमने वोल्टेज अब बढ़ाने का काम करा है तो हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो अब न्यू केस में जो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये R प्लस R हो जाएगा, R प्लस R। तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो वोल्टेज अब कितना हो गया बच्चों 240 हो गया। अब करंट कितना है हमारा सर्किट में, तो वही तो 10 ही रहेगा करंट। तो अब ये वैल्यू कितना हो गया, यानी 24 ओम हो गया। हमें जो ये कंपोनेंट जोड़ना पड़ा वो कितना है, तो दिस R इक्वल टू 24, ये R इस पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 24 माइनस 8, तो ये 16 ओम का एक रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। लिख लो इसको। नेक्स्ट आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में, शकल में। तो इसको पहले देख लेते हैं और इसका अलग अलग फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम। किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है R है, यानी कोई तार है उसका रेजिस्टेंस उसका R है। What will be its new resistance if it is stretched to n times its original length? कह रहा है कि पहले उसकी लंबाई जितना है, तार की लंबाई मान लो पहले L1 है, अब जो नए तार की लंबाई है L2, ये L2 पहले वाले का n टाइम्स कर दिया हमने, खींच के स्ट्रेच करके उसका n टाइम्स कर दिया। तो कह रहा है कि अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसका रेजिस्टेंस R है, अब इसका रेजिस्टेंस यानी R2 कितना होगा ये निकालना है। यानी पहले का रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, ये R दिया हुआ है। अब R2 कितना हो जाएगा जब इसकी लंबाई को खींच के पहले वाले का हमने n टाइम्स कर दिया। तो बच्चों इसको आप लोग पहले ये देखेंगे कि अगर हमने तार को खींच के स्ट्रेच करके हमने बढ़ा दिया है तो तार का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम सेम रहेगा। उसको ऐसे मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है। कितना है 1 लीटर पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को अलग अलग शेप में हमने ठंडा करके बर्फ बना लिया, उसको आइस बना दिया। अलग अलग शेप का, सिलिंड्रिकल हो सकता है या स्फेरिकल गोलाकार हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में ज्योमेट्रिकल शेप में हमने इसको 1 लीटर पानी को हमने एक ये शेप दिया या फिर ये शेप दिया या फिर अलग अलग शेप दिया। तो अलग अलग शेप हमने दे दिया, लेकिन जब किसी भी शेप को अगर हम फिर मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो वो फिर हमारा यही
आपको 1 लीटर ही पानी मिलेगा। 1 लीटर पानी को आप अलग अलग सांचे में, अलग अलग फ्रेम में डाल करके अलग अलग सॉलिड तैयार कर लो, लेकिन जब मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम फिर ओवरऑल उसका 1 लीटर ही होगा, तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता है बच्चों। तो कह रहा है कि इसको ऐसे समझ लो, ये तार है, उसको मेल्ट करके हमने लंबा कर दिया पिघला करके। तो पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी वॉल्यूम उसका वही रहेगा, लेंथ बढ़ गया बट वॉल्यूम शेप चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। तो कहा जाता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो तार का जो वॉल्यूम है बच्चों, पहले केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये तार को जनरली हम लोग सिलिंड्रिकल उसको कंसीडर करते हैं। सिलिंड्रिकल, कोई भी तार को हम लोग जनरली सिलिंड्रिकल कंसीडर करते हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको मान लो A2 है। तो वॉल्यूम पहले केस के हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है, और वही वॉल्यूम सेम वॉल्यूम दूसरे केस में भी हो जाएगा, यानी A2 और ये L2 हो जाएगा। ये दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम तो हमने सेम कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी A1 L1 इक्वल टू हो गया A2 L2। थोड़ा सा इसको करते हैं A1 अपॉन A2, इधर हो जाएगा L2 अपॉन L1। और सवाल है कि जो L2 है वो n टाइम्स ऑफ L1 है, L1 कैंसिल हो जाएगा तो ये n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस तो R2 अपॉन R1 निकालते हैं, हमको सेकंड केस में कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो ये रो L अपॉन A होता है। तो रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा, और दूसरे 2 है, L2 है ये, सॉरी L2 अपॉन A2 हो जाएगा। दूसरे पहले केस में रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। देखो ये रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो सब्सटेंस की जो मटेरियल है, यानी जो भी चीज़ हमारे पास वो किस मटेरियल का बना है, वो आयरन का तार है, लोहे का है, तांबे का है, एल्युमिनियम का है, तो वो मटेरियल जो होता है उस मटेरियल का वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो हमने तो मटेरियल चेंज नहीं करा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उसका शेप चेंज कर रहे हो, तो ये आपको कैंसिल हो गया। तो अब ये हो जाएगा L2 अपॉन A2, और ये रिवर्स कर देते हैं हम लोग A1 अपॉन L1। थोड़ा सा लेंथ को एक तरफ कर देते हैं, L2 अपॉन L1, और ये A1 अपॉन A2। तो ये हो गया L2 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे NL1, तो ये हो जाएगा NL1 अपॉन नीचे L1 है, और A1 अपॉन A2 का वैल्यू यहाँ मेंशन किया हुआ N, तो L1 कट जाएगा तो ये हो गया N स्क्वायर, यानी N स्क्वायर हो गया, या R2 बराबर हो जाएगा, ये R1 को उधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू R1 हो गया। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के तौर पे इसको हम लोग आगे बहुत सारे डिफरेंट सम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी सेकंड केस में जब तार के लेंथ को हमने n टाइम्स उसके पहले वाले लेंथ का n टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा जितने गुने से, जितने टाइम से बढ़ाया उसका स्क्वायर, और उसका पहले का ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको आप पॉज करके आराम से लिख लो बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं अलग केसेस में दिखा देता हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा। जैसे मान लिया कि NB में बता देता हूँ, मान लिया कि किसी तार को कोई वायर है और उसका लेंथ समथिंग है L है, और रेजिस्टेंस उसका समथिंग R है। अब इसके लेंथ को सेकंड केस में हमने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस ऑफ द लेंथ कर दिया। तो कह रहा है कि अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, कितने टाइम से उसको आपने चेंज करा, ट्वाइस, तो यहाँ 2 स्क्वायर इंटू R कर दो, यानी उसका रेजिस्टेंस पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। या रेजिस्टेंस पहले L है और लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस R है, हमने उसके लेंथ को तार के हाफ कर दिया, यानी पहले वाले लेंथ का हाफ कर दिया। तो कह रहा है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा
हम पहले वाले से कितना टाइम्स बढ़ाया, हाफ टाइम्स, यानी इसको हम ये कह सकते हैं ना 1/2 इंटू L/2 को कह सकते हैं। तो यहाँ L का ओरिजिनल लेंथ है कितना टाइम्स है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाता है, तो उसका स्क्वायर इंटू पहले वाला रेजिस्टेंस, सेकंड केस का रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, R2, तो इंटू पहले का रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा यानी R, यानी उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम से घट जाएगा। यानी पहले जितना रेजिस्टेंस रहेगा आप लेंथ को कितने टाइम से चेंज कर रहे हो उतने टाइम के स्क्वायर से उसके रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो तो उसका नया रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a wire of resistance 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 centimeter. The wire has the diameter of 1.4 millimeter and the specific resistance of its material is 2 into 10 power minus 7 ohm meter. Find the number of turns in the coil. कह रहा है एक वायर को लपेट के आप कॉइल बना रहे हो, ये कॉइल बना रहे हो, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इसका डायमीटर दिया हुआ है, नहीं कॉइल ऑफ रेडियस, इस कॉइल का रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, इसको 7 10 पावर माइनस 2 मीटर कर देते हैं, SI में कर दिया। और जो तार है तार का डायमीटर दिया हुआ है, वायर का रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस निकाल लेते हैं। ये रेडियस ऑफ कॉइल है, ये R जो है ये है रेडियस ऑफ कॉइल। अब आप निकालो रेडियस ऑफ वायर, वायर का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 1.7 है तो 1.4 है तो 0.7 हो जाएगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर चेंज कर दो बच्चों, 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ वायर हो गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, फिगर में रो भी डाल दिया, 2 into 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, यानी तार को जो हमने लपेट के बनाया है कितने फेरे में कितने टर्न्स में लपेटा है। देखो बच्चों अगर एक टर्न होता है तो जैसे मान लो अगर हमारे पास 1 मीटर कोई तार है, इसको गोल करके हमने एक लूप बना दिया, एक राउंड शेप दे दिया, तो इस राउंड शेप का जो ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस हमारा कितना हो गया 1 मीटर का हो गया। इसी को ना आप गोल करके बना दे 1 मीटर, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, अगर इसका रेडियस अभी r हो गया तो 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। इस तरह से अगर मान लो 2 मीटर का तार है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मीटर का है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक एक टर्न जो है, एक टर्न हुआ, 2 टर्न, 1 मीटर का एक टर्न है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n से अगर इसके सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे तार की लंबाई मिल जाएगा। यानी पूरे तार की लंबाई जो हो जाएगा ये 2 पाई r इंटू n हो जाएगा, इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे 2 पाई r इंटू n ये लेंथ हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n हमें निकालना, n इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसका तार का वो 4 ओम है, और ये होता है रो L अपॉन A, L अपॉन A। तो ये रो हो गया, और L का वैल्यू कितना हो जाएगा, तार टोटल जो लपेट लपेट के रखे उसको आप खोल के लंबा करो, कितना लंबाई टोटल उसका तार की लंबाई जो है, इसको खोल के अगर लंबा कर दिया जाए तो उसका लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी उसको हमने L ले लिया है। अगर एक टर्न्स होता तो उसकी लंबाई 2 पाई r होता, चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n ले लिया है तो टोटल तार की लंबाई हो जाएगा 2 पाई r इंटू n। तो ये 2 पाई r इंटू n अपॉन a, हमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम लोग करते क्या, n को एक जगह रखते हैं, ये सारे वैल्यू किधर लाते हैं, r इंटू a हो गया अपॉन रो हो गया, और ये 2 पाई इंटू r हो गया। तो अब ये सारे वैल्यूज को कोशिश करो बैठाने का। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4 ओम है,
उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो तार आपने लिए हो, जनरली तार को हम लोग बच्चों सिलिंड्रिकल शेप मानते हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, रेडियस अगर इसका समथिंग दिया हुआ है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर। अब आर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर दिया हुआ है कितना 0.7 इसको इंटू 10 पावर -3 इसका स्क्वायर अपॉन रो दिया हुआ है रेजिस्टिविटी कितना है 2 इंटू 10 पावर -7 2, उसके बाद फिर है पाई और फिर आर बोले तो ये कॉइल का रेडियस, कॉइल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज किया 7 इंटू 10 पावर -2। अब इन सारे फिगर्स को आपको कैंसिल करना है, पाई कैंसिल करो 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 पावर -3 और होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -6 अपॉन ये हो जाएगा 7 इंटू 10 पावर -7 और -2 तो 10 पावर -9। तो अब ये हो गया कितना, तो इसको यहाँ से हम एक कैंसिल कर देते हैं तो 0.1 हो जाएगा, तो 0.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 हो जाएगा इंटू 10 पावर, ये 10 पावर -9 अप करते हैं तो 10 पावर +9 हो जाएगा, 3 माइनस कर दो इसमें 6 माइनस कर दो तो 10 पावर 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेसिमल हम यहाँ 2 लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 10, 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 70 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो तार जो लपेटा गया नंबर ऑफ टर्न्स वो 70 है, लिख लो आराम से। कहता है सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। कहता है सिलिंड्रिकल वायर है उसको हम लोग स्ट्रेच कर दिया, पहले वायर का लेंथ है मान लो L1, इसको स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच किया 10% इसका स्ट्रेच कर दिया, पहले का 10%, यानी जो L2 है L1 में L1 जितना है उतना तो है ही, उसमें फिर 10% इसमें बढ़ा दिया 10%, 10/100 इतना हमने L2 कर दिया। पहले जो लेंथ है उस लेंथ में 10% और बढ़ा दो तो ये नया लेंथ हो गया। तो पहले का रेजिस्टेंस मान लो कुछ है वायर का, तो कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो पहले उसका रेजिस्टेंस R1 है, अब इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस ये पहले वाले रेजिस्टेंस का जितना टाइम्स वो बढ़ गया है उतना टाइम्स मल्टीप्लाइड पहले वाला रेजिस्टेंस होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम्स हमारा लेंथ बढ़ गया है। तो L2 कितना है बच्चों, तो ये L1 प्लस 10% ऑफ L1 यानी L1 इंटू 10/100 तो कट जाएगा, तो ये हो गया L1 प्लस ये L1/10, L1/10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 10L1 प्लस 1 तो 11L1/10 या इसको 1.1 L1 कर देते हैं, यानी ये जो L2 हुआ बच्चों 1.1 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा। जितने टाइम से लेंथ बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस उतने टाइम्स स्क्वायर का पहले रेजिस्टेंस का हो जाएगा। तो ये R2 हो गया हमारा कितना, R1 को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस चलो R1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने टाइम से लेंथ बढ़ गया इसका 1.1, तो 1.1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ द R1 ये हो गया, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 1.21 R1 हो जाएगा। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना पड़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल
इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज देखो अभी ये R2 अभी है और पहले क्या था R1 अपन ओरिजिनल क्या था R1 इंटू क्या है 100। अब ये R2 माइनस R1, देखो बच्चों R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू कितना है 1.21 R1, R2 का वैल्यू है 1.21 इंटू R1 और माइनस यहाँ पे क्या है R1 अपॉन यहाँ पे R1 इंटू 100। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को मैं इधर लेके आता हूँ। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 1.21 में R में इतना माइनस कर दो, R1 कॉमन ले लोगे तो इतना में इतना माइनस करोगे कितना हो जाएगा 0.21 हो जाएगा बच्चों, 0.21 R1 इससे इतना माइनस करके देख लो इतना आएगा अपॉन R1 इंटू 100। R1 once again कैंसिल 0.21 इंटू 100 यानी 20, 2 0 कैंसिल करो 21%, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 21%। क्वेश्चन है बच्चों टू वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल मास। देखो दो वायर हमारे पास है और दोनों वायर का जो मास है, दोनों वायर का मास सेम है, यानी मास ऑफ वायर A इज इक्वल टू मास ऑफ वायर B। चलो एंड सेम मेटल, और मेटल भी दोनों का सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का वैल्यू सेम हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B। तो कह रहा है कि वायर B का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है तो वायर A के डायमीटर वायर B के डायमीटर का हाफ है, यही कह रहा है। The diameter of wire A is half the diameter of wire B। तो अब अगर इसका डायमीटर A का B के हाफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका रेडियस अगर RB लेते हैं तो इसका रेडियस जो होगा A का वो B के रेडियस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, B के रेडियस का हाफ हो जाएगा। तो कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A is 24 ओम, A का जो रेजिस्टेंस है इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A ये है 24 ओम। तो कह रहा है कि इस B तार का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो किसी ना किसी हद तक वही है, कोई सेम तार है और उसको हमने खींच के लंबा कर दिया, छोटा कर दिया, कितने टाइम से रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि नाम यहाँ चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक तार है और उसके रेडियस को हमने हाफ कर दिया। अब उसके रेडियस को हाफ कर दिया तो जाहिर है जब उस तार को आप खींच दोगे, लंबा करोगे तो रेडियस घट जाएगा, जितना खींचोगे उतना पतला होता जाएगा, यानी रेडियस घट जाएगा। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही है लेकिन थोड़ा सा भाषा को चेंज किया है, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको हिसाब से देखेंगे क्योंकि दोनों का मास सेम होगा बच्चों, दिया हुआ दोनों का मास सेम है। तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम इनटू लेंथ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दोनों का सेम हो जाएगा, इसका भी वॉल्यूम और डेंसिटी उसका भी सेम होगा, ठीक है। जो कि डेंसिटी सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम हो जाएगा, तो डी तो कट जाएगा। अब फिर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, तार का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, है ना, उसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लेंथ को हमने ले लिया LB और इसके लेंथ को ले लिया LA। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई RA स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I इंटू लेंथ यानी LA, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो जाएगा पाई RB स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ हो जाएगा LB।
तो यहाँ पे पाई पाई भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ करते हैं एल ए अपॉन एल बी, एल बी इधर कर दिया तो ये आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, आर बी को हम आर बी ही रहने देते हैं, और आर ए का वैल्यू आर बी अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा आर बी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आर बी स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर और अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये आर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4 हो गया। यानी एल ए हमें किसका निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एल ए अपॉन एल बी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4, एल ए अपॉन एल बी का वैल्यू हो जाएगा एल ए अपॉन एल बी, या यूं कहें कि डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड केस में हमारा बी है, तो ये एल बी बराबर क्या हो जाएगा, एल बी इधर 4 इधर कर दो, एल बी इधर कर दो, ये 4 इधर कर दो, तो 4 इधर करेंगे, या इसको ऐसा कंफ्यूज कर रहे हो यार, तो इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ एल ए अपॉन एल बी इक्वल टू हो गया 4, या यूं कहो कि एल बी इधर कर दिया, ये 4 इधर, यानी 1/4 एल ए अपॉन एल बी, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि नए तार की लंबाई जो है पहले वाले तार की लंबाई का 1/4 है, तो नए वाले तार का रेजिस्टेंस हमें आराम से मिल जाएगा। तो नए वाले तार का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, यानी आर बी जो होगा कितने टाइम्स है, ये 1/4 टाइम्स, उसका स्क्वायर हो जाता है पहले का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का रेजिस्टेंस कितना है आपको, ये है 24, तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 24, 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 1.5 आर ए, 1.5, तो ए का वैल्यू तो ने बैठा ही दिया यहाँ पे, चलो ये इतने ओम हो गए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी का रेजिस्टेंस 1.5 ओम। तो बच्चों इसको आप पॉज करके आराम से लिख लो, इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपके लिए फिर ऐसे ही नीट सीरीज का और भी मटेरियल लेके आऊँगा। बच्चों आप किसी भी YouTube चैनल में कोई भी क्लासेस को देख रहे हो, बिल्कुल देखो, सबको देखना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे क्लास में कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको मैं दूंगा, कुछ ना कुछ नए टिपिकल टाइप के सम को मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहें और मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नया कुछ आपके लिए लेते आऊँगा। तो इस तरह से आप हमारा काम को इन्हांस करें, मैं आपके लिए बेहतर मटेरियल लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।